मैं कुछ यूज़फुल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स डिस्कस कर लेता हूँ स्प्रिंग मास सिस्टम के। किस तरह के क्वेश्चंस में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ यूज़फुल होंगी जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। पहले तो माय अपॉलॉजी टू मिस्टर ए के श्रीवास्तव, उन्होंने लिखा था कि फॉन्ट थोड़ा बड़ा यूज़ करने के लिए, पर मेरा बोर्ड एक्चुअली ज़्यादा बड़ा नहीं है। सो उस बोर्ड के हिसाब से मुझे फॉन्ट ज़्यादा बड़ा लिखूँगा तो रब करना पड़ेगा, तो फॉन्ट मैं ज़्यादा बड़ा शायद नहीं कर पाऊँगा। सो माय अपॉलॉजीज, वो रिक्वेस्ट मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ। अब ये सिचुएशन लेते हैं, सपोज मैं आपसे पूछूं कि ये अगर ऐसा स्प्रिंग मास सिस्टम है और दो फोर्सेस लग रहे हैं F1 F2। अगर मैं पूछूं कि F1 और F2 की क्या रेशियो होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ मासेस, M1 और M2 के टर्म्स में, सो दैट स्प्रिंग में कोई डिफॉर्मेशन ही नहीं हो। जनरली प्रॉब्लम आता है, एच सी वर्मा में भी है, मैंने अलग अपलोड किया हुआ है, कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जब सॉल्व करते हैं तो मैक्सिमम डिस्टेंस दोनों में कितना होगा और मिनिमम डिस्टेंस दोनों मासेस में कितना होगा। मैं उसमें जो डाउट्स बच्चों ने पूछे हैं टाइम टू टाइम, उस डाउट को भी मैं कवर करूँगा। उससे पहले जस्ट एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, इसको दो तरह से बता सकते हैं आप कि क्या रेशो होना चाहिए कि कोई डिफॉर्मेशन ही ना हो। एक तो प्रॉपरली सॉल्व करके, मैंने वैसे भी किया हुआ है, उस सिचुएशन में भी किया हुआ है। आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना के कर सकते हैं। एक रेफरेंस लेंगे, इसको x2 लेंगे, इसको x1 लेंगे, यहाँ से यहाँ तक कोई एक फिक्स पॉइंट ले लीजिए, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन कीजिए, सॉल्व करिए, और सॉल्व करके आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन निकलेगा। उससे आप डिफॉर्मेशन निकालेंगे, डिफॉर्मेशन और जो इक्वेशन आएगी उससे आपका जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ रिजल्ट आ जाएगा कि M1 और M2 और F1 F2 का क्या रेशियो होना चाहिए कि कोई डिफॉर्मेशन ही नहीं हो, बस ऐसे ही चलता रहेगा। एक तो वो मेथड है, लंबा मेथड है, बट वो आना जरूरी है, उससे कंसेप्ट क्लियर होंगे। मैंने अलग से वो किया हुआ है। इसको मैं वैसे ही बता सकता हूँ, इंट्यूटिवली कैसे बताएंगे इसको कि कोई डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। डिफॉर्मेशन कब नहीं होगा? इनिशियली इनका वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, ये स्टेशनरी है। जब फोर्सेस लगने शुरू हुए तो एक्सेलरेट करेगा। अगर दोनों पॉइंट का इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और दोनों पॉइंट का अगर एक्सेलरेशन सेम हो जाए, एक्सेलरेशन अगर दोनों एंड का, जो स्प्रिंग का ये वाला एंड है और ये वाला एंड है, उनका एक्सेलरेशन सेम हो जाए, तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट सब सेम रहेगा विद टाइम t। दोनों एंड का एक्सेलरेशन सेम कब होगा? जब दोनों मासेस का जो है एक्सेलरेशन सेम होगा। देखते हैं वो कब हो सकता है। हम प्रिज्यूम करते हैं कि कोई डिफॉर्मेशन सपोज है, तो k डेल्टा है, एक्सटेंशन अगर है, कंप्रेशन है तो भी k डेल्टा लेंगे। सपोज डेल्टा डिफॉर्मेशन है, उस टाइम में दोनों स्प्रिंग के एंड जो है फोर्सेस एक्सर्ट करेंगे। स्प्रिंग के एंड में जो फोर्सेस आएंगे स्प्रिंग की वजह से, वो डिफॉर्मेशन या एक्सटेंशन की वजह से आएंगे। अगर हम मान रहे हैं कि स्प्रिंग में कोई डिफॉर्मेशन ही नहीं हुआ है, तो स्प्रिंग का इटसेल्फ कोई फोर्स नहीं है, स्प्रिंग की वजह से कोई फोर्स नहीं है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा? स्प्रिंग का फोर्स नहीं है, इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा? A2 आएगा F2 अपॉन M2 और A1 आएगा F1 अपॉन M1। दोनों एक्सेलरेशन सेम होनी चाहिए, तभी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ सेम रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी दोनों का जीरो था। सो सिंपल, A1 शुड बी इक्वल टू A2, सो F2 अपॉन M2 इज इक्वल टू F1 अपॉन M1 होने से आपका स्प्रिंग में कोई डिफॉर्मेशन ही नहीं होगा। अब इस चीज को मैंने जो इंट्यूटिवली निकाला है, आप वो डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड से निकाल के देखिए, सेम रिजल्ट आएगा। आपका F2 अपॉन M2 माइनस F1 अपॉन M1 आपका एक इक्वेशन में आएगा। मैं जस्ट स्टार्टिंग बता देता हूँ, उसके बाद डिटेल आप खुद करके देखिए आपका रिजल्ट कैसे आएगा वो। अब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूँ और प्रिज्यूम करता हूँ कोई डिफॉर्मेशन है। सो किसी भी टाइम में जो स्प्रिंग की लेंथ है, मैं लिख लेता हूं L, वो है x1 माइनस x2, स्प्रिंग का लेंथ। और अगर मैं एक्सटेंशन के टर्म्स में लिखूं, मैं मान रहा हूं कि स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा, तो ओरिजिनल लेंथ स्प्रिंग का अगर L0 था मेरा अनडिफॉर्म्ड लेंथ। लेट मी चेक ये रिकॉर्ड भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 1 मिनट। हाँ, आई होप फोकस भी
मैंने लॉक किया है कि नहीं किया है, जस्ट 1 मिनट। अभी तो मैंने लॉक किया, आई डोंट नो इनिशियल लॉक था कि नहीं था, सॉरी। सो स्प्रिंग का लेंथ L0 है, अनडिफॉर्म्ड। किसी टाइम पे हम ऐसे लिखेंगे, स्प्रिंग का लेंथ ये होगा x1 माइनस x2। सो डिफॉर्मेशन स्प्रिंग में कितना होगा, मैं U लिख लेता हूँ, वो होगा x1 माइनस x2 माइनस L0। ये डिफॉर्मेशन होगा और मैं इसको एक्सटेंशन मान रहा हूँ। स्प्रिंग में किसी भी टाइम में, मैं पूरा नहीं करूंगा, हाफ पार्ट करूंगा और उसको आप लिंक कर पाएंगे। जो उसके बाद मैं वो डाउट जो बच्चों ने पूछे हैं, सिंपल सिचुएशन को एक एग्जांपल लूंगा, वो डाउट्स भी मैं क्लियर करूंगा। ये आप लिख लीजिए। उसके बाद मैं डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूंगा। और हमारा जो रेफरेंस फ्रेम है ये है, ऐसे x मान लीजिए, y मान लीजिए। सो इस डायरेक्शन में हर चीज मैं पॉजिटिव लूंगा। फिजिक्स में इस तरह से आप कोशिश कीजिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, उससे गलती नहीं होगा। तो मैं पहले इसका लिखता हूँ। सो m2 इंटू a2 क्या है, x2 डबल डॉट dx2 d ये x2 अपॉन dt स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है मेरा इसका इन टर्म्स ऑफ दिस, आपका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, इसके टर्म्स में इसका एक्सेलरेशन ऐसे लिखूंगा मैं। उसका वैल्यू कितना होगा, अब मैं इस मास को देखता हूँ, फोर्स अलोंग द एक्सेलरेशन F2 है, और क्योंकि मैंने स्प्रिंग में एक्सटेंशन माना है, तो स्प्रिंग स्ट्रेच है, तो मीन्स स्प्रिंग इसको खींचेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। इस मास में स्प्रिंग ऐसे फोर्स लगाएगा, इस मास में स्प्रिंग ऐसे फोर्स लगाएगा। मैं लिख रहा हूँ फोर्स ऑफ स्प्रिंग, फोर्स ऑफ स्प्रिंग। बिल्कुल बेसिक है, आपको पता होगा, पर जो बिगिनर्स हैं उनके लिए यूजफुल रहेगा। सो इट इज F2 प्लस K, जो पूरा स्प्रिंग कांस्टेंट है, और ये मैं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में नहीं कर रहा हूँ, फिक्स्ड फ्रेम में कर रहा हूँ। K इंटू एक्सटेंशन, एक्सटेंशन इज U which is x2 minus x1 minus L0। ऐसे लिख लिया है मैंने m1 d स्क्वायर x1 अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू f1 उस डायरेक्शन में, लेकिन स्प्रिंग फोर्स इसमें ऐसे है तो माइनस के यू। अब इन दोनों को जो है आप सिंपली ऐड मत कीजिए के यू एलिमिनेट करने के लिए, हमें वो पर्पस नहीं है। हमें यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन निकालना है। तो पहले तो आप ये लिखिए ऐसी प्रॉब्लम में। उसके बाद इसका स्टैंडर्ड मेथड है, आप इसमें m2 हटाना है, इसमें m1 हटाना है। तो इसको मैं पूरी इक्वेशन को m2 से डिवाइड करूंगा, इस पूरी इक्वेशन को m1 से डिवाइड करूंगा। ये स्टैंडर्ड मेथड है, यही स्टेप फॉलो करना है, इसमें कोई हिट एंड ट्रायल नहीं करना है। सो x2 डबल डॉट इज इक्वल टू f2 अपॉन m2 प्लस k अपॉन m2 into u, and x1 double dot is f1 upon m1 minus k upon m1 into u। ये थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ, नीचे वाला पार्ट उससे मिक्सअप हो रहा है। ये f1 इधर लिखता हूँ, f2 इधर लिखता हूँ। अब देखिए, हमको इस टर्म्स में लाना है, इस फॉर्म में इक्वेशन लिखना है मुझे। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ, u डबल डॉट इज इक्वल टू x1 डबल डॉट माइनस x2 डबल डॉट, क्योंकि L0 कांस्टेंट है। तो यही आप फिक्स पैटर्न है, इस प्रॉब्लम को करने के लिए कुछ हिट एंड ट्रायल नहीं करना। यही आप स्टैंडर्ड मेथड 2-3 बार करके रख लीजिए, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ये मेन इक्वेशन लिखनी है, इसको डबल डिफरेंशिएट कीजिए, फिर इस फॉर्म को लाना है मुझे। तो मैं इसमें से सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करूंगा, तो x1 डबल डॉट माइनस x2 डबल डॉट इज इक्वल टू f1 अपॉन m1 माइनस f2 अपॉन m2 माइनस k u 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2। x1 डबल डॉट माइनस x2 डबल डॉट क्या है, u डबल डॉट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे एक c लिख रहा हूँ, इसको इसका वैल्यू मैं c लिख रहा हूँ, क्योंकि कोशिश कीजिए फिजिक्स में जब बहुत सारे कांस्टेंट्स आए उनको कंबाइन करके एक कांस्टेंट बनाने का, सो दैट गलती कम होगा। और ये हुआ आपका माइनस के यू m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2।
ये क्या होता है स्प्रिंग मास सिस्टम में, जब भी दो मास हम फिजिक्स में लेते हैं, चाहे वो रोटेट कर रहे हैं या कनेक्टेड है, आपको जनरली ये वाला फॉर्म आएगा, कैसे बोलते हैं, रिड्यूस्ड मास। तो इसको पिछला लेक्चर भी आप देखें तो उसे रिड्यूस मास बोलते हैं। इसको लिख लीजिए u डबल डॉट इज इक्वल टू सी माइनस के यू अपॉन रिड्यूस मास को मैं म्यू लिख रहा हूँ। म्यू और यू में कंफ्यूज मत हो जाइए, ये रिड्यूस मास है, म्यू आर लिख देता हूँ इसको। अब ये जो इक्वेशन है आपका, इस इक्वेशन को एक स्टेज और हमें एक एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद सिंपल आपका सॉल्यूशन निकल के आ जाता है। यहाँ पे जो c का वैल्यू है ना, ये वैल्यू आप देखिए, हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा मैं वो भी कर देता हूँ। उसको मुझे जीरो रखने के लिए ये जीरो करना पड़ेगा, और ये जीरो करने पे क्या आ रहा है, f1 अपॉन m1 इज इक्वल टू f2 अपॉन m2। अभी जब सॉल्व करेंगे देखिएगा, और वही आएगा जो मैंने इंट्यूटिवली बोला था, डिफॉर्मेशन जीरो होगा जब ये मेरा जीरो होगा। इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। जब ऐसी इक्वेशन आपकी बने सिंपल हार्मोनिक मोशन में, हमेशा इस वाले पार्ट को आप एक और वेरिएबल के टर्म्स में लिख लीजिए। लेट मी राइट दिस एज y इज इक्वल टू c माइनस के यू अपॉन म्यू। म्यू इज रिड्यूस मास, म्यू आर ना करके मैं म्यू ही लिख रहा हूँ। इसको मैं फिर से डबल डिफरेंशिएट करता हूँ, यू वाई डबल डॉट, c कांस्टेंट है, इज माइनस के यू डबल डॉट अपॉन म्यू। So u double dot is nothing but y double dot mu upon k minus is equal to y, और आगे आपका जो चाहिए y double dot plus k y upon mu is equal to 0। ये है मेरा सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन। ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं इसे, ओमेगा स्क्वायर। सो मेरा ओमेगा इज इक्वल टू रूट के अपॉन म्यू। ये तो एक पार्ट आ गया। अगर इसमें आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस निकालना है, ये आपका ओमेगा आ गया, इससे आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। ये स्टैंडर्ड है हमेशा स्प्रिंग मास सिस्टम में, जैसे होता है ओमेगा के अपॉन एम होता है। जब दो मास होते हैं तो के अपॉन म्यू आ जाता है एम की जगह। म्यू जो है वो रिड्यूस मास है, वो है m1 m2। म्यू इज m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब मेरा जो ये इक्वेशन आया है, इसको मैं, इसका सोल्यूशन होता है आपका, जब ये फॉर्म आता है तो इसको सिंपल एकदम मत लिख दीजिए y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, दोनों लिखना है, a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t। सो a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, मेरा इक्वेशन आ गया है। एट t इज इक्वल टू 0, जब t मेरा 0 है तो u 0 है, क्योंकि x1 माइनस x2 इज L0, डिफॉर्मेशन नहीं है, u क्या है, डिफॉर्मेशन। तो t0 पे मेरा जो है u0 है। सो एट t इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू c। सो c इज इक्वल टू, एट t इज इक्वल टू 0 ये 0 हो गया, b cos ओमेगा t इज 1। सो b की वैल्यू c है। सो b की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, c है, और c मेरा है f1 अपॉन m1 माइनस f2 अपॉन m2। अब इसको वेलोसिटी देखिए, t इज इक्वल टू 0 पे डिफॉर्मेशन भी 0 है और वेलोसिटी भी 0 है। वेलोसिटी कैसे निकलेगा, ये सॉल्व करने के लिए तीन चीज चाहिए आपको। इनिशियल पोजीशन से सॉल्व करते हैं, वेलोसिटी से सॉल्व करते हैं, या फिर एक्सेलरेशन से सॉल्व करते हैं। इनिशियल कंडीशंस लगाते हैं। सो इनिशियल कंडीशन हमने पोजीशन वाली लगा ली, जिससे डिफॉर्मेशन 0 आया। अब वेलोसिटी के लगाइए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, y डॉट इज a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस c ओमेगा sin ओमेगा t। एट t इज इक्वल टू 0, ये पार्ट तो हट ही जाएगा। तो एट t इज इक्वल टू 0 y डॉट इज a ओमेगा cos ओमेगा t इज 1 एट t इज 0, y डॉट इज 0 एट t इज इक्वल टू 0। t जब 0 है तो मेरा जो है y डॉट इज माइनस k अपॉन म्यू। u डॉट क्या है, u डॉट है x1 डॉट माइनस x2 डॉट at t is equal to 0, x1 dot is also 0, means इसका velocity भी 0 है, इसका velocity भी 0 है, तो u dot भी 0 है, u dot 0 है तो y dot भी 0 है, तो a का वैल्यू 0 है। तो मेरा इक्वेशन आया सिंपल, y is equal to c cos ओमेगा t। y की वैल्यू क्या है, c माइनस k u अपॉन म्यू इज इक्वल टू c cos ओमेगा t। सो माय k u upon mu is equal to c minus c
कॉस ओमेगा टी। मेरे ख्याल से इसको रब कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हटा देता हूँ। फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा लिखा है, लेकिन अब बोर्ड का प्रॉब्लम है, जगह कम हो गई है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ। तो मेरा u का वैल्यू आ रहा है म्यू अपॉन के इंटू सी 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। मेरा ये u का वैल्यू है c 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। साइन का अगर गलती हो गया हो तो करेक्ट कर लेना मैं, क्योंकि इसका मैंने कोई करके रखा हुआ नहीं है। सो साइन का अगर गलती हो गया तो करेक्ट कर लेना। मेरे ख्याल यही इक्वेशन होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा साइन का शायद कहीं गलती हो सकता है। एनीवे उसको आप चेक कर लेना, पर मैं पर्पस मेरा ये दिखाने का है। अब ये देखिए डिफॉर्मेशन, ये डिफॉर्मेशन है मेरा, u का वैल्यू है डिफॉर्मेशन, टाइम पे डिपेंडेंट है। एट t इज इक्वल टू 0 डिफॉर्मेशन 0 आएगा ही आएगा, क्योंकि स्टार्ट किया हमने। लेकिन अगर हम c 0 कर देंगे तो हर टाइम डिफॉर्मेशन 0 होगा। ये कुछ भी हो, इससे मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू तो निकल जाएगी जब अगर c नॉन जीरो है। अगर c 0 हो गया तो डिफॉर्मेशन इज ऑलवेज 0 एंड c इज दिस। So if f1 upon m1 is equal to f2 upon m2, your deformation is also always 0. इससे आप मिनिमम डिफॉर्मेशन, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन सब निकाल सकते हैं। अब 2-3 पॉइंट मैं इसमें और बताना चाहता हूँ ऐसे क्वेश्चन में, जो आपको इंट्यूटिवली पता होने चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा रब करूँगा, इस पार्ट को मैं ये नेम भी रब करूँगा विद परमिशन, और ये मैं 2-3 बहुत यूजफुल पॉइंट बताना चाहता हूँ जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए हमें ध्यान रखना है। एक तो ये कि जो स्प्रिंग मास सिस्टम है, मैं हॉरिजॉन्टल वाले की बात करता हूँ, आपका अगर सिंपल आप रिकलेक्ट करें ऐसे, जब भी उसमें कोई फोर्स लगता है, सडनली जब फोर्स लगता है, मतलब वर्टिकल में मास को रिलीज करते हैं, और यहाँ फोर्स हम ग्रेजुअली नहीं सडनली लगा रहे हैं, तब सिंपल हार्मोनिक मोशन आएगा। ग्रेजुअली फोर्स लगाएंगे तो इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। जब फोर्स हमने एकदम से लगाया, यहाँ पे फोर्स हमने एकदम से लगाया, तब सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। और जिस पोजीशन से हमने फोर्स लगाना शुरू किया, जिस पोजीशन में था, वो उसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन है, अंदर कभी नहीं आएगा। ये जाएगा अपने एक्सट्रीम तक, और यहाँ पे आएगा इक्विलिब्रियम, और उस इक्विलिब्रियम की वैल्यू होगी, मैं सिंपल वाला केस बता रहा हूँ, उससे आप कोई भी चीज़ रिलेट कर सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। ये देखिए फोर्स हमने F लगाया, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी, K डेल्टा इक्विलिब्रियम। जब एक्सटेंशन होगा, इक्विलिब्रियम मींस रिजल्टेंट फोर्स जो है इस वाले एंड पे 0 होगा मास पे। वो कब होगा, जब K डेल्टा इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू F, वो यहाँ पे होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है जहाँ पे वेलोसिटी हमेशा मैक्सिमम होती है, और वहाँ पे नेट फोर्स जो होता है, जो मास है, उस पे 0 होता है। सो डेल्टा इक्विलिब्रियम इज F अपॉन K, और इंटरेस्टिंगली जो पूरा एक्सटेंशन है, ये पूरा जो एक्सटेंशन है वो होता है ट्वाइस F अपॉन K। आप एनर्जी मेथड से करके देख लीजिए। वर्क डन इज F डेल्टा, एंड स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ डेल्टा स्क्वायर K डेल्टा स्क्वायर। Initial kinetic energy is also 0, final kinetic energy is also 0. Here kinetic energy is not 0. मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालने के लिए हमने स्टार्ट किया, इनिशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 0 था, मैक्सिमम हुआ मींस वहाँ जाके रुक गया, वापस आना है ना, तो यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो जो भी वर्क डन हुआ, F कांस्टेंट है, F इनटू दिस इज होल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। सो डेल्टा इज ट्वाइस F अपॉन K। बिना उसके भी आप याद रखिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन का जो आता है उसका डबल आता है टोटल, लेकिन ये एम्पलीट्यूड नहीं है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड ये मत मान लीजिए, ये एम्पलीट्यूड होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ये है एम्पलीट्यूड, ये होगा एम्पलीट्यूड, वो है F अपॉन K। अब उस वाली प्रॉब्लम में आते हैं। यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू 0 पे जब हम स्टार्ट किए, तो आपका मैक्सिमम एक्सटेंशन कब आया, ये T/4 है, T/4 पे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे गया, इसमें भी T/4 पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा, फिर T/4 ऐड हुआ तो एक्सट्रीम पोजीशन पे हुआ, मींस T/2 पे एक्सट्रीम पोजीशन पे गया। इसमें भी आप देखिए
इंट्यूटिवली बता रहा हूँ, मैं दोनों को लिंक कर रहा हूँ। आपको निकालने के लिए तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि आपका वेलोसिटी कब जीरो है। मैक्सिमम जो पॉइंट होगा जब एक्सटेंशन होगा तो आपका जो वेलोसिटी है दोनों मासेस का वो सेम होगा। x1 डॉट इज इक्वल टू x2 डॉट मीन्स u डॉट विल बी जीरो। u डॉट इज जीरो इनिशियली, u डॉट इज ऑल्सो जीरो व्हेन देयर इज मैक्सिमम एक्सटेंशन। सेम चीज देखिए, यहाँ वेलोसिटी जीरो है, यहाँ वेलोसिटी जीरो है, और वो टाइम t/2 पे आएगा जब आपका मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा। टाइम t/2 मीन्स t इज इक्वल टू ट्वाइस पाई अपॉन ओमेगा। टाइम पीरियड हाफ लेना है आपको, सो मेरा टाइम आएगा पाई अपॉन ओमेगा। सो यहाँ पे मेरा पाई अपॉन ओमेगा 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 कैंसिल, सो कॉस पाई, सो u इज इक्वल टू म्यू c अपॉन k इंटू 2। ये आया मेरा मैक्सिमम एक्सटेंशन, वो आया मेरा। अगर आप डिफरेंशिएट करके देखेंगे तब भी आपका आएगा टाइम पीरियड हाफ पे मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा, उसका वैल्यू ये है। और मिनिमम क्या होगा आप इस देखिए, मिनिमम डिपेंड करेगा जब इसका वैल्यू मैक्सिमम और इसका वैल्यू मिनिमम होगा। इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा इस पार्ट का, और इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 है, मिनिमम वैल्यू 0 है। मीन्स जो मिनिमम एक्सटेंशन है वो 0 है। सो जो मिनिमम सेपरेशन है दोनों मासेस के बीच में वो L0 होगा, क्योंकि जब कोई एक्सटेंशन नहीं है जो स्टार्टिंग में था वही यहाँ पे आएगा। और मैक्सिमम होगा ट्वाइस ऑफ दिस, जस्ट कोरिलेट कर रहा हूँ। सो डिफरेंट कंसेप्ट मैंने शायद थोड़ा ज़्यादा मिक्सअप कर दिया, मगर उसको आप 2-3 बार ध्यान से सोचेंगे और करके देखेंगे, बहुत यूजफुल रहेगा जब कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आएगा।